बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट गर्ल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की जो सीरीज़ है इसमें BA ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 के कोर्स केमिस्ट्री 2 के लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर शुरू किया था और हमने सीखा था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ जनरल मेथड्स कौन से हैं। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इनकी प्रिपरेशन का एक आखिरी जनरल मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है विटिक रिएक्शन, और उसके बाद फिर हम इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। विटिक रिएक्शन क्या है? विटिक रिएक्शन है फास्फोरस एलाइड्स का एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। जब फास्फोरस एलाइड्स को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इस रिएक्शन को विटिक रिएक्शन कहते हैं और इस रिएक्शन में अल्कीन्स बनते हैं। आपको इस रिएक्शन की एक एग्जांपल नज़र आ रही है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें फास्फोरस के साथ 3 पीएच ग्रुप्स हैं, पीएच फॉर फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग, और साथ में फास्फोरस के साथ एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब ये कहलाएगा एक फास्फोरस एलाइड। इस फास्फोरस एलाइड में फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो अगला कार्बन एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज है। फास्फोर एलाइड क्या होते हैं ये अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक फास्फोरस एलाइड है और ये जो आप देख रहे हैं ये एसीटोन है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ आप इसको एसिटल्डिहाइड समझ लें, यानी आप इसमें ये समझें कि नाम की गलती है, बाकी फार्मूला एसिटल्डिहाइड वाला है तो आप इसको एसिटल्डिहाइड कंसिडर करें। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये वाला एक स्ट्रक्चर बनता है। नोट करने वाली बात ये है कि इसमें जो ये रेड पार्ट है CH3CH, ये हमें हासिल हुआ है इससे एसिटल्डिहाइड से, और ये जो बाकी पार्ट है डबल बॉन्ड और आगे ब्लू पार्ट CH3 ये हमें हासिल हुआ है फास्फोरस एलाइड से। फास्फोरस एलाइड का ये जो बकिया पार्ट है फास्फोरस एटम और 3 फिनाइल ग्रुप, और इधर एसिटल्डिहाइड में ये जो ऑक्सीजन एटम है इन्होंने साथ में बनाया ट्राईफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड। तो ये एक एग्जांपल है विटिक रिएक्शन की। अब हम इसकी तफसील में जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलाइड्स क्या होती हैं। तो एक एलाइड ऐसा न्यूट्रल डाईपोलर मॉलिक्यूल होता है। डाईपोलर मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल्स हों, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये एक डाईपोलर मॉलिक्यूल होता है जो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, जिसमें एक एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है। वो एटम आमतौर पर कार्बन एटम होता है, या हम उसे कार्बेनाइन कहेंगे। वो जो पूरा ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होता है एक हेट्रो एटम के साथ, यानी किसी और एलिमेंट के एटम के साथ, और उस पर आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो एटम आमतौर पर नाइट्रोजन एटम होता है, या फास्फोरस एटम होता है, या सल्फर एटम होता है। अगर नाइट्रोजन एटम हो तो एलाइड्स को हम नाइट्रोजन एलाइड्स कहेंगे, फास्फोरस एटम हो तो फास्फोरस एलाइड्स, और सल्फर एटम हो तो सल्फर एलाइड्स कहेंगे। एलाइड की ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये फास्फोरस एलाइड की एग्जांपल है। इस फास्फोरस एलाइड में क्या है कि जो फास्फोरस है वो दो कैनोनिकल फॉर्म्स रखता है। जो लेफ़्ट साइड वाली कैनोनिकल फॉर्म है इसमें फास्फोरस 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। 3 जो अल्काइल ग्रुप्स हैं जिन्हें मैंने R1 R2 और R3 कहा है, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनके साथ फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड है, और एक और जो कार्बन ग्रुप है अल्काइल ग्रुप है उसके साथ फास्फोरस का डबल बॉन्ड है। मजमूई तौर पर फास्फोरस जो है वो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसकी जो दूसरी कैनोनिकल फॉर्म है उसमें फास्फोरस 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस पर फिर एक फार्मल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इसके साथ कार्बन एटम है उस पर एक फार्मल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये फास्फोरस
एलाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो स्ट्रक्चर उसकी कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। तो इन जनरल हम कहेंगे कि फास्फोरस एलाइड ऐसे मालिक्यूल होंगे जिसमें फास्फोरस एटम 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा 3 एटमों के साथ, आमतौर पर 3 कार्बन एटमों के साथ सिंगल बॉन्ड और 1 कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड, और अपनी दूसरी कैनोनिकल फॉर्म में वो फिर उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और वो दोनों एटम बेतरतीब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पोजेस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फास्फोरस एलाइड्स की अपनी प्रिपरेशन कैसे होती है, इन्हें कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो फास्फोरस एलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए ट्राईफिनाइल फास्फीन को लिया जाता है। ट्राईफिनाइल फास्फीन का फार्मूला है C6H5 फास्फोरस एटम के साथ जब 3 फिनाइल ग्रुप लगे हों तो इस मालिक्यूल को कहते हैं ट्राईफिनाइल फास्फीन। ट्राईफिनाइल फास्फीन को रिएक्ट करवाया जाता है अल्काइल हैलाइड्स के साथ। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक साल्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन की इक्वेशन ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये ट्राईफिनाइल फास्फीन है और ये एक अल्काइल हैलाइड है। फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी मदद से जो ये वाला कार्बन एटम है जो हेलोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये कार्बन एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो फास्फोरस इस पर अटैक करते हैं। यूँ ये कार्बन फास्फोरस के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाता है। इधर से कार्बन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। फास्फोरस के अब 4 बॉन्ड हो गए हैं तो इस पर फार्मल पॉजिटिव चार्ज आ गया और फिर जो ब्रोमीन एटम है उस पर फार्मल नेगेटिव चार्ज आ गया और ये एक साल्ट बन गया। ऐसे साल्ट्स को हम कहते हैं फास्फोनियम साल्ट्स जिनमें फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब ये जो फास्फोनियम साल्ट है इसको फिर रिएक्ट करवा दिया जाता है किसी बेस के साथ, मसलन NaOH या N-ब्यूटाइल लिथियम या फिनाइल लिथियम, और इस मकसद के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो या तो ड्राई ईथर होता है या THF टेट्राहाइड्रोफुरान होता है। अब वो रिएक्शन क्या होगा, मसलन मैं N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ एग्जांपल ले रहा हूँ। ये जो फास्फोनियम साल्ट है ये जब N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस के साथ जो कार्बन एटम बॉन्डेड है ये अपना एक हाइड्रोजन एटम लूज़ करेगा और फिर ये कार्बन और फास्फोरस आपस में डबली बॉन्डेड हो जाएंगे। वो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो इधर से जो N ब्यूटाइल ग्रुप होगा उसके साथ मिलकर ब्यूटेन बना देगा और साथ में ये जो लिथियम आयन है और इधर से जो ब्रोमाइड आयन है ये लिथियम ब्रोमाइड बना देंगे। तो इस तरीके से ये फास्फोरस एलाइड बन जाएगा और लेफ्ट साइड पर इसकी सेकेंड कैनोनिकल फॉर्म है। अब हम विट्टी रिएक्शन की दोबारा एग्जांपल देखते हैं। ये वही एग्जांपल है, ये ट्राईफिनाइल इथाइल फास्फोरस है और ये एसिटल्डिहाइड है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो फास्फोरस एलाइड का ये जो ब्लू पार्ट है और एसिटल्डिहाइड में जो ये रेड पार्ट है सिवाय ऑक्सीजन के, ये आपस में कंबाइन होंगे। एसिटल्डिहाइड का ये जो कार्बोनाइल कार्बन है यानी जो ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है ये, और इधर से जो ये वाला कार्बन है जो फास्फोरस के साथ पहले बॉन्डेड था ये आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से ये हमें एक अल्कीन हासिल होता है जिसका नाम है 2-मिथाइल बट 2 और इसके साथ इधर से ये जो ब्लैक पार्ट है ये और इधर से ये जो रेड ऑक्सीजन है ये, फास्फोरस और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो जाते हैं और ये एक और मालिक्यूल बनता है ट्राईफिनाइल फास्फोरस ऑक्साइड, इसका नाम होगा। मैकेनिज़्म देखते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है और इस मकसद के लिए हम कंसिडर करते हैं फास्फोरस एलाइड की ये वाली कैनोनिकल फॉर्म जिसमें फास्फोरस और कार्बन एटम फार्मल चार्जेस पोजेस करते हैं। तो अब ये जो कार्बेनाइन है यानी नेगेटिव कार्बन एटम है ये इधर से जो ये कार्बोनाइल कार्बन है इस पर अटैक करते हैं तो कार्बेनाइन बिकम बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं।
तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, और इधर ये पूरा जो मालिक्यूल है थ्रू दिस कार्बन CH, ये इस C के साथ अटैच हो गया। ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ ये सारा मालिक्यूल अटैच हुआ। ये इन नेगेटिव कार्बन CH, और इसके साथ जो बाकी ग्रुप हैं वो एज इट इज आ गए। अगले स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो फास्फोरस एटम को इंटरेक्ट करता है। तो ये जो फास्फोरस एटम है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर आखिरी स्टेप में इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये मूव करते हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच डबल बॉन्ड आ जाते हैं। फास्फोरस और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये मूव कर जाते हैं आगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। तो फास्फोरस और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से ये अलग हो गए। अब ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया, जिसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन आपस में ये डबली बॉन्डेड हो गए, और ये जो बाकी पार्ट है ये अलग हो गया, जिसमें ये दोनों जो कार्बन एटम है ये आपस में डबली बॉन्डेड हो गए। ये विटिक रिएक्शन का मेकनिज़म है। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये ऊपर वही एग्जांपल रिपीट हो गई है, ये स्लाइड्स में बाद में जब आपको आउटलाइन मिलेंगी तो ये मैं चेंज कर दूंगा। नीचे वाली एग्जांपल आप देखिए, ये एक फास्फोरस से लाइट है और ये एक कीटोन है 2-ब्यूटेनोन। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इधर से जो ये ब्लू पार्ट है और इधर से ये जो ऑक्सीजन के अलावा बाकी रेड पार्ट है ये आपस में बॉन्डेड होंगे। ये वाला कार्बन जो पहले ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है ये डबल बॉन्ड बनाएगा इधर से इस कार्बन के साथ जो कि फास्फोरस के साथ बॉन्डेड है। इनके बीच डबल बॉन्ड आ गया, बाकी ग्रुप अपनी जगहों पर रहेंगे। तो यूँ हमें ये एक अल्कीन हासिल हुआ जिसका नाम है इसका नाम होगा 3-मिथाइल-X3E। इसके बाद अगर हम विटिक रिएक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो विटिक रिएक्शन इससे पीछे जो हमने बाकी मेथड पढ़े अल्कीन बनाने के उन पर एक जो एडवांटेज रखता है वो ये है कि विटिक रिएक्शन से हम तकरीबन हर किस्म के अल्कीन बना सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि अल्कीन में जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं उन दोनों ग्रुप्स को हम एलाइड से भी हासिल कर सकते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन से भी हासिल कर सकते हैं। हम जिस ग्रुप को एलाइड और एल्डिहाइड और कीटोन में से जिससे मर्जी हासिल करना चाहें हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ की ये एक एग्जांपल है जिसमें हम एक ही अल्कीन को दो मुख्तलिफ सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स की मदद से बनाएंगे। दोनों सेट्स में जो रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज होंगे और जो प्रोडक्ट है वो सेम होगी। पहला जो सेट है उसमें आप देख रहे हैं कि ये है ट्राईफिनाइल इथाइल फास्फोरस, यानी फास्फोरस के साथ एक इथाइल ग्रुप लगा है, और इधर ये जो कीटोन है ये है एसीटोन। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे, बाकी तरीका आपको पता है, ये ब्लू और रेड ग्रुप आपस में डबली बॉन्डेड होंगे, तो ये अल्कीन बनेगा 2-मिथाइल-2E। अब ज़रा नीचे वाले सेट को देखिए, इसमें एलाइड कौन सा है, ट्राईफिनाइल आइसोप्रोपाइल फास्फोरस। अब जो अल्काइल ग्रुप है ब्लू वाला वो कौन सा है, आइसोप्रोपाइल। और अब जो एल्डिहाइड है वो एसिटेल्डिहाइड है, यानी अब जो रिएक्टेंट है वो चेंज है। अब भी वही होगा कि ये जो ब्लू पार्ट है और रेड पार्ट है ये आपस में डबली बॉन्डेड होंगे। ये वाला कार्बन और इधर से ये वाला कार्बन आपस में डबली बॉन्डेड होंगे। अगेन यही प्रोडक्ट बनेगी। आप इनको जोड़कर देखें एक दफ़ा फिर आपको यही स्ट्रक्चर हासिल होगा। इसमें से ये है कि ये थोड़ा कलर्स का डिफरेंस है, कलर इन्हीं अलग मुझे दिखाने चाहिए थे। यहाँ पर ये 3 कार्बन ब्लू कलर में आएंगे और ये जो ऊपर वाले 2 ब्लू वाले नज़र आ रहे हैं ये असल में रेड कलर में होंगे। लेकिन बहरहाल जब आप इनको लिखेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर यही बन रहे हैं। तो दोनों सूरतों में जो हमें रिएक्टेंट हासिल हुए हैं वो हमें
क्या हासिल हुआ है 2 मिथाइल बट 2 ई। तो ये एग्जांपल्स शो करती हैं कि हम ये जो दो ग्रुप्स हैं अल्कीन में, जिनमें से जिन्हें मैं यहाँ पर रेड और ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, अब इनमें से हम रेड और ब्लू ग्रुप में से जिसको चाहे मर्जी एल्डिहाइड या कीटोन से हासिल करें और जिसको मर्जी एलाइड से हासिल करें, हम एक ही प्रोडक्ट दो मुख्तलिफ कम्बिनेशन से बना सकते हैं। इनफैक्ट दो से भी ज़्यादा कम्बिनेशन हो सकते हैं ख़ास अल्कीन्स के केसेस में। तो इसकी हम मज़ीद जो डिटेल है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के चैप्टर में देखेंगे। वहाँ पर हम बैकवर्ड काम भी करेंगे कि अगर हमें एक अल्कीन का स्ट्रक्चर दिया गया हो तो हम उसमें ये बताएंगे कि इस अल्कीन को बनाने के लिए हम कौन से फास्फोरस सेलाइड और एल्डिहाइड या कीटोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के जनरल मेथड्स। अब हम शुरू करेंगे अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस को। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आप खुद स्टडी कर लीजिएगा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस को और सबसे पहले बात करते हैं अल्कीन्स के करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन से हैं, इनकी एक डिस्कशन। अल्कीन्स के जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये इनके करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, यानी इनकी पहचान है। इनके ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अल्कीन्स कुछ रिएक्शंस और भी देते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स जो हैं दे आर अमंग रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, तो वाई आर दे सो। अल्कीन जो हैं ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हैं जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो हम इसकी वजह देखते हैं। अल्कीन में जैसा कि हम जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और कोई भी जो डबल बॉन्ड है दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के बनने में जो पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पैरेलल वे में ओवरलैप करते हैं, और जब वो पैरेलल वे में ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उस लाइन से अवे होती है जो दो न्यूक्लियाई को मिला रही होती है। उन दो न्यूक्लियाई को मिलाने वाली जो थ्रेटिकल लाइन है उससे अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, और उस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से वो ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस का उन पर जो होल्ड है वो फिर कम होता है। इसका फिर ये मतलब हुआ कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक होगा, और फिर रिएक्शंस के दौरान आसानी से इस पर अटैक हो सकता है रिएजेंट्स का, और इस वजह से अल्कीन रिएक्टिव कंपाउंड है। इसके अलावा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो फिर इन पर ऐसे रिएजेंट आसानी से अटैक कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रोफाइल हो, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। ऐसा रिएजेंट आसानी से अल्कीन मालिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अल्कीन मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इसलिए आमतौर पर अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हैं वो कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकते हैं। अल्कीन की अगर हम बात करें, अल्कीन में जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होते हैं,
एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एडिशन मैथ में जो एडिशन है आप उसी से इसकी मुमासलत ले सकते हैं कि जब हम दो नंबर्स को जमा करते हैं तो जो आंसर है वो एक नया नंबर होता है अकेला। मसलन 4 जमा 5 बराबर है 9। अब 4 और 5 दो नंबर हैं और जवाब इनका एक और 9 नंबर है। तो एडिशन रिएक्शन जो होंगे केमिस्ट्री में, उनमें क्या होगा, इनमें दो रिएक्टेंट मालिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो एक प्रोडक्ट मालिक्यूल होगा। यानी दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इन रिएक्शन के दौरान ओवरऑल ये होगा कि जो अल्कीन का डबल बॉन्ड होगा उसमें दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड होंगे। ऐड इस तरह होंगे कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हम मुख्तलिफ एडिशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन इज अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन with alkenes and alkynes in the presence of a metal catalyst to form saturated hydrocarbons or alkenes. Hydrogenation hydrogen से निकले, addition of hydrogen to a molecule is called hydrogenation. जब किसी अल्कीन या अल्काइन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है किसी मेटल की मौजूदगी में, मेटल कैटलिस्ट का रोल अदा करती है, तो इस रिएक्शन में अल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक मोल अल्कीन या अल्काइन को हाइड्रोजनेट कराने से जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। कैटलिस्ट जो यूज़ किए जाते हैं वो आमतौर पर निकल मेटल या प्लाटिनम या प्लाटियम यूज़ किए जाते हैं। सबसे कॉमन निकल मेटल है और इस रिएक्शन में जो निकल को यूज़ किया जाता है वो निकल और एल्युमिनियम का एक अलाय होता है जिसको कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करके हासिल किया जाता है। इसको रेनाई निकल कहा जाता है। तो रेनाई निकल कैसे बनता है? ये निकल एल्युमिनियम अलाय है, भरते अलाय कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को। इसको कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो इससे जो हमें निकल मेटल हासिल होती है, इसकी जो सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होते हैं और अब ये निकल मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए। ऐसी निकल को रेनाई निकल कहा जाता है। तो अब ये एक एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन की। ये एक अल्कीन है 3-methyl-1-butene। इसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा। ये कार्बन जो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन का एक एटम इनमें से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा एटम दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इन कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो फिर ये प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। इस प्रोडक्ट का नाम है आइसोपेंटेन। इस दौरान 126.8 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होगी। ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फिर इसमें एक सप्लीमेंट्री टॉपिक आ जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। कि इसका अल्कीन की स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। जो इसके बाद ये टॉपिक और इससे ऑनवर्ड रिएक्शन है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में कवर करें।